नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके पर। साथियों, हम लोग जो है लूसेंट सीरीज शुरू कर चुके हैं और इस सीरीज में जो है लगभग मेरी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने चारों क्लासेस की एक बकायदा प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। और आप लोग अगर जैसे जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो जो है प्लेलिस्ट खोल करके पुरानी वीडियोस एक बार जरूर उनको देख लें, ठीक है। क्योंकि जब ही आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी जब आप थोड़ा सा पुरानी चीजों से बिल्कुल कंटिन्यू होकर के आएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले बेटा हम जो है थोड़ा सा पीछे देख के चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। तो पिछली 4 क्लासेस में हमने केवल और केवल 3 से 4 चीजों को पढ़ा है। पहला तो हमने भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ने का क्या हमारे पास सोर्स उपलब्ध है उसको जो है हमने पढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा हमने जो पढ़ा है अपना वह पढ़ा है आपका सोर्स के बाद जो आपके पाषाण काल है उसको पढ़ा है, ठीक है। पाषाण काल में आपका मैंने बताया कि इतिहास को 3 डिवीजन में बांटा है और वो 3 डिवीजन कौन से, पहला आगैतिहासिक, दूसरा प्रागैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहां के बाद बेटा हमने जो है आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताया यानी प्रस्तर युग के बारे में बताया और उसके बाद बेटा हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लासेस जो है कंटिन्यू की। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यानी लगभग जब हम 1750 बीसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें लगभग रिटर्न में ही होते हैं वहां पे। एक्चुअल में ये टाइम पीरियड में भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। तो जब 1750 के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें समय आता है 1500 बीसी। यहाँ पे बीसी में रिटर्न में चलते हैं तो 1500 बीसी में जो इतिहास शुरू होता है भारत का वह शुरू होता है बेटा आपका वैदिक कालीन इतिहास। कौन सा? वैदिक कालीन इतिहास, जो यहां पर लिख रखा है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपका होता है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद आता है आपका उत्तर वैदिक काल। इसकी अगर हम बात करें तो ये बेटा लगभग ओवरऑल जो समय है हमारा वह लगभग 1500 वीसी से 600 बीसी तक है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक है पूरा टोटल आपका वैदिक काल। अब इसमें हमने इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट लिया। पहला आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, अब देख लीजिए यहां पर हमें क्या मिलेगा। वैदिक काल का विभाजन हमने 2 भागों में किया। पहला आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा बेटा आपका उत्तर वैदिक काल। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल और दूसरा बेटा है आपका उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो समय है बेटा वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इस काल में जो यहां पर रहने यानी जो इस कालखंड में रहने वाले लोग थे या प्रजाति थी वह थे बेटा आर्य। कौन थे? आर्य। और आर्य जो है बेटा सर्वप्रथम आपके पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। कहां पर? सबसे पहले आपके पंजाब, जो पाकिस्तान और भारत का पंजाब है, बहुत बड़ा प्रांत था वहां पर, और उसके अलावा अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर नामक जो एक इतिहासकार है उन्होंने क्या कहा है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है बेटा मध्य एशिया से आए थे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैप में मैं थोड़ा सा चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लगभग आपका एरिया है भारत का पंजाब और अफगानिस्तान। वहां पर क्या हुआ, ये लोग जो है आके रहे थे। इसके अलावा ये जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पे मध्य एशिया ऐसे आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो एरिया था वहां से ये लोग आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वही जो है हमें यहां पर वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। उसी प्रकार से जो आपकी वैदिक सभ्यता थी बेटा वह है आपकी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी आपकी। यानी यह सिविलाइजेशन आपका ग्रामीण सिविलाइजेशन था, जबकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सिविलाइजेशन कैसा मैंने बताया था? शहरी। इसके अलावा आर्य जो शब्द है वह भाषा समूहों को इंगित करता है, ना कि किसी अन्य चीज को, ठीक है। तो
आर्य जो है भाषा समूह के लोग थे, वही जो है आपका आकर के अब पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे और मूल जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के। हालांकि इसके बारे में लोगों ने अलग अलग तरीके का डिवाइडेशन किया है। किसी ने बताया ये तिब्बत के थे, किसी ने बताया ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, बहुत सारी बातें इस चीज में चली है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो यही है। इसके बाद अगर हम आर्यों के प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे बेटा, तो आरोही क्रम से इन्हें 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले आपका कुल होता था, यानी परिवार छोटा सा होता था, और उस परिवार को मिलाकर के बेटा आपका क्या बनता था? ग्राम बनता था। ठीक है, ग्राम को मिलाकर के कई जब ग्राम मिलते थे तो आपका बनता था बेटा विश। क्या बनता था? विश। और विश को मिलकर के कई जब विश मिलते थे तो आपका बनता था जन, और जन जब कई जन मिलते थे तो आपके राष्ट्र का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? राष्ट्र का निर्माण होता था। ठीक है, तो आपका क्या होता था बेटा? जन और राष्ट्र का निर्माण होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम के मुखिया को बेटा ग्रामीणी कहते थे। ये ग्रामीणी शब्द लिखा हुआ है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। और जो विश का होता था प्रधान, या विश का जो मुखिया होता था, उसे बेटा कहा जाता था विशपति। आज मेरा पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। जो आपका विश था उसके प्रधान को विशपति कहा जाता था, और जो जन होता था उसका शासक राजन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। अगर हम राज्य अधिकारियों में बात करेंगे तो पुरोहित और सेनापति जो थे वह मुख्य आपके राज्य अधिकारी थे। जो पुरोहित हुआ करते थे और जो सेनानी या छत्री हुआ करते थे, वही जो है आपके आर्य या वैदिक कालीन सभ्यता में प्रमुख जो है सेनापति हुआ करते थे, या प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इस समय बेटा वशिष्ठ की और आपके वशिष्ठ रूढ़िवादी और आपके विश्वामित्र जो थे वह उदार पुरोहित थे। इस समय जो वशिष्ठ और विश्वामित्र पुरोहित इसी समय थे। सूत रथकार वह कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितनी? 12 हुआ करती थी बेटा। ठीक है, इसके अलावा पुरप जो थे, कौन पुरप थे? वह दुर्गपति और स्पष्ट जो थे जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर होता था। पुरप कौन था? दुर्ग का पति। जो दुर्ग मतलब किले को देखभाल करने वाला पुरप कहलाता था। इसके अलावा जो स्पष्ट था वह जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था। ठीक है, इसके बाद बेटा बाजपति। बाजपति कौन था? ये क्वेश्चन एक्चुअली में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी बार आपको क्वेश्चन देगा, मतलब पूछ लेगा कि बाजपति कौन था, या निम्न में से किस व्यक्ति को जो है गोचर भूमि का अधिकारी कहा जाता था। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बाजपति जो थे बेटा वो कौन थे? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, और उग्र कौन था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र ही करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने मैप बनाने, वो थोड़ा सा डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आर्य थे बेटा उनमें मुख्य कौन थे? पुरोहित। ठीक है, और पुरोहितों में सबसे पहले ये सबसे जो बढ़िया मतलब उच्च अधिकारी हुआ करते थे वो पुरोहित हुआ करते थे, और राजन्य और विश। उसके अलावा इनके नीचे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामान्य जन हुआ करते थे, और इनके नीचे बेटा वैश्य एवं शूद्र हुआ करते थे। यह उस समय का सामाजिक स्ट्रक्चर था। कौन से समय का? वैदिक काल का। वैदिक काल में भी खास करके ऋग्वैदिक काल। ये बेटा वहां के कुछ दिशाओं के नाम दिए गए, और ये उत्तर वैदिक शब्द हैं। और ये जैसे मान लीजिए दिशा का नाम पूर्व को प्राची कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, और यहाँ पूर्व का राजा सम्राट कहलाता था। क्या कहलाता था?
इसी तरीके से पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था, यहाँ का राजा स्वराष्ट्र कहलाता था। ठीक है, उत्तर का उदीची कहलाता था, यहाँ का राजा कौन होता था, विराट होता था। मध्य को इसमें दिया नहीं है, राजा मध्य में होता था और दक्षिण में बेटा भोज हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे। एक्चुअल में मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहता हूं। ये हमारा, मैंने मान लिया ये हमारा क्या है बेटा, भारत है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायग्राम करने की कोशिश की। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहां पर, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन इसके बाद जो आर्य आए थे वह लगभग पंजाब के प्रांत तक जो है उनकी एंट्री हो गई थी। इसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में और पढ़ेंगे तो ये लोग है लगभग हिंडन नदी के किनारे तक, मतलब उससे आगे भी पहुंच जाते हैं ये लोग रहने वाले। अब जब हम उत्तर वैदिक के काल के बाद बेटा हम जो है अध्ययन करते हैं आपका महाजनपद काल का, तो जो इस समय कबीले हुआ करते थे या जो राजा हुआ करते थे उन्होंने एक क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लिया, और जब उन्होंने वो क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिया तो वहां के वो राजा बन गए। इस तरीके से आगे चल करके हम जो है 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं और वहीं पर जो है 16 जो है हमें नए नए राजा मिलते हैं। कौन मिलते हैं, राजा मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके उस समय की उत्तर वैदिक दिशाएं थी। इसके अलावा बेटा सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। कौन होती थी, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली। जैसे आज के समय में मंत्रिपरिषद हुआ करती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हुआ करती है, वही उस समय यानी वैदिक काल में क्या थी, आपकी सभा और समिति। सभा में बेटा श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे और संभ्रांत लोग हुआ करते थे, जबकि समिति में सामान्य जनता होती थी। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताऊं, आज के समय में जो आपका एक तो मंत्रिमंडल हो गया और एक हो गया मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल में जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सारे मंत्री शामिल हो जाते हैं। तो वही स्ट्रक्चर जो आज के समय में है वो आपका सभा एवं समिति का हुआ करता था। क्लियर, सभा और समिति क्या थी, मान लीजिए आज के समय की क्या बेटा, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रतिनिधित्व सामान्य जनता का समिति करती थी और इसके अध्यक्ष को यानी जो समिति थी उसके अध्यक्ष को बेटा ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। स्त्रियों को सभा एवं समितियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था। तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, जी बिल्कुल था। स्त्रियों को सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये समिति का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, सभा एवं समिति जो है लोगों की है। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था, राजा करता था। और युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का, गविष्ठी शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। एक्चुअल में ऋग्वैदिक काल में गाय जो है संपूर्ण तरीके से उसका जो है एक तरीके से मतलब वही सर्वोच्च सब कुछ था गाय। तो गाय की खोज के लिए ही युद्ध होते थे, या गविष्ठी शब्द जो है मतलब युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे। दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में, 7वें मंडल में आपका दासराग युद्ध का उल्लेख है। और यह युद्ध बेटा परसुड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य, ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है। यह जो है राजा सुदास था और एक तरफ 10 जन यानी 10 कबीले थे। कौन थे, 10 कबीले, उनके मध्य लड़ा गया था यह युद्ध। ये भारत का प्रथम युद्ध कहा जाता है जिसे हम दासराग का युद्ध कहते हैं। और इसमें बेटा कौन विजयी हुआ था, सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था, सुदास विजयी हुआ था। ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। उपनिषद की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या बेटा 6 है। कितनी है, 6। आगे
ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं पहले। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। इनमें बेटा वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी का वह जो है विभाजन कर दिया जाएगा। आगे चल करके जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं तो ये विभाजन है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ऋग्वैदिक काल में क्या था, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका वही व्यवसाय या उसका वही विभाजन कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं युद्ध लड़ रहा हूं तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चल करके क्या हुआ, परमानेंट काम कर दिया गया। अगर मैं क्षत्रिय कर रहा हूं तो मेरा जो लड़का होगा या मेरा जो बच्चा होगा वह भी क्षत्रिय का काम ही करेगा, या जो शूद्र है तो शूद्र का लड़का शूद्र का ही काम करेगा। ठीक है, तो यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में चातुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह बताया जाता है कि बेटा ब्राह्मण जो है परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। ठीक है, और आपका क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र जो है ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं फिर बेटा। और इसके अलावा आर्यों का जो समाज था वह समाज कैसा था? पितृ प्रधान समाज था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसा समाज था बेटा? मात्र सत्तात्मक समाज था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। यह मूल अंतर है, इससे जो है आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुखिया होता था वह माता को माना जाता है। यह मां जो है मात्र सत्तात्मक समाज था, तो परिवार की मुखिया माता होती थी। यहां पर जो परिवार के या कोई जो मुखिया पिता होता था उसको कहते थे कुलप। क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। यहां पर एक चीज और थी, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ये देख रहे होंगे आप इस समय, यानी जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हुआ करती थी। इस समय बेटा यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो महिला है अपने पति या परिवार के व्यक्तियों के साथ जो है क्या कर रही है? यज्ञ में भाग ले रही है, और इसने पर्दा प्रथा को नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर किसी महिला का पति जो है कम उम्र में देहांत हो गया उसका, तो वह महिला जो है अपने पति के भाई से भी शादी यानी देवर से शादी कर सकती थी उस समय। ठीक है, आगे हम बेटा बात करेंगे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक जो उस समय भारत में प्रचलन में थे, जिसमें चावार्क दर्शन की जो है स्थापना चावार्क ने की है। योग दर्शन की स्थापना आपके पतंजलि ने की है। सांख्य दर्शन की स्थापना जो है कपिल मुनि ने की है। इसके अलावा बेटा जो न्याय दर्शन है, जिसमें न्याय शास्त्र के बारे में बताया गया है, न्याय किस तरीके से दिया जाएगा, उसकी स्थापना आपके गौतम ऋषि ने की है। और बेटा पूर्व मीमांसा की जो स्थापना है वो जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा की जो स्थापना है वह बादरायण ने स्थापना या रचना। ठीक है, इन दर्शनों की रचना जो है उत्तर मीमांसा की बादरायण ने, और वैशेषिक जो आपका दर्शन है उसकी स्थापना जो है बेटा किसने की है? कणाद ऋषि ने की है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी इस समय जो है, यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का जो आज के समय में जिसे हम जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं, उस समय बहुत अच्छी थी यह जेंडर इक्वलिटी। कब? ऋग्वैदिक काल में जेंडर इक्वलिटी बहुत ठीक थी। ठीक है, जैसे स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन जो है आपका मिलता है ऋग्वेद में। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी उस समय जो है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं हैं, ये जो है क्या है शिक्षा में आगे थी। और गार्गी नामक महिला ने, एक ऋषि थे,
उनसे वाद विवाद यानी जो है जिस तरीके से आज के समय हम कह सकते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए चुनौती जो है उन्होंने दी थी। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमजू। यानी उस समय महिलाओं को यह अधिकार था कि वो शादी करे या नहीं करे, यह महिलाओं के ऊपर डिपेंड था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जो जेंडर इक्वलिटी है वो कितनी अच्छी रही होगी। ठीक है, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक आपका क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय। थोड़ा मेरा पेन आज डिस्कस कर रहा है, दिक्कत। ठीक है, तो जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था वह बेटा आपका क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य पदार्थ था बेटा सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कौन से? 3 प्रकार के वस्त्र जो है यूज करते थे। पहला होता था बास, दूसरा आदिवास और तीसरा होता था ऊषणीय वस्त्र। ठीक है, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे बेटा संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूत्र क्रीड़ा। ठीक है, मुख्य व्यवसाय इन लोगों का क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, आज के समय में बेटा आप लोगों को पता है कि सारी जो एटॉमिक या मतलब परमाणु ऊर्जा है या परमाणु जो संयंत्र है या मान लीजिए परमाणुवाद है, यह यूरोप कहता है कि हमने दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज को लगभग आज से 3500 साल पहले परमाणुवाद को जो है आपके महिष कणाद ने, इन्होंने जो है इसकी एक तरीके से आप लोगों को इसका वर्णन जो है उस समय बता दिया था ऋग्वेद के काल में ही। ठीक है, ऋग्वेद में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। यानी गाय जो है आप लोग, मैंने बताया कि गाय से ही कोई वस्तु खरीदी जाती थी और गाय को मतलब बहुमूल्य वस्तु माना जाता था उस समय। तो यहां पर लिखा गया है कि गाय को अगण्य कहा गया, यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को शामिल किया गया। ठीक है, हत्या करने वाले के लिए क्या था? मृत्युदंड या देश से निकाला। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता जो है बेटा कौन थे? इंद्र थे आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा गया। लगभग 10,000 ईस्वी के 1000 ईस्वी के आसपास जो है आपके एटा के अतरंजी खेड़ा में लोहा पाया गया और वहां से जो है लोहे को क्या कहा गया? श्याम अयस, और तांबे को लोहित अयस कहा गया। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। जैसे मैंने बताया 10वीं सदी के बाद, यानी 10वीं सदी के बाद जैसे ही ऋग्वेद आपका समाप्त हुआ और उत्तर वैदिक काल जैसे ही शुरू हुआ तो एटा के अतरंजी खेड़ा में आपके क्या हुआ? लोहे की खोज की गई। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम भी जो है कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो उसमें हम जो है बेटा जो प्रमुख नदियां थी उस समय इनके नाम क्या क्या थे, यह क्वेश्चन भी आप लोगों से कभी कभार पूछ लेता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुर्रम नदी आज के समय में है उसे बेटा कुरुम कहा गया। क्या कहा गया? कुरुम। और काबुल नदी को बेटा कुंभा कहा गया। क्या कहा गया? कुंभा। झेलम को बितस्ता कहा गया। क्या कहा गया? बितस्ता कहा गया। चिनाब को अस्किनी कहा गया। रावी को परसुड़ी कहा गया। प्राचीन समय में ये वाले नाम आधुनिक नाम है और ये नाम बेटा प्राचीन नाम है। आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। सतलज को शत्रुदी कहा गया। ब्यास को बेटा विपाशा नदी कहा गया। गंडक कौन सी नदी थी? सदा नीरा। घग्गर कौन सी नदी थी? दस घृंती। और गोमती आपकी गोमल, यानी उस समय की जो गोमल अफगानिस्तान से आती थी उसे गोमती कहा गया। क्या कहा गया? गोमती। और स्वात नदी को बेटा उस समय सुबस्तु कहा गया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है
मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया है, सिंधु नदी तंत्र, यहीं पर ये सारी नदियां बहती थीं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कोई वस्तु दो और उसके बदले कोई वस्तु आप जो है हमसे ले लो, यही प्रणाली उस समय प्रचलित थी। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऋण देकर ब्याज ले रहा है तो उसे बेक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। अगर जैसे कोई व्यक्ति ब्याज दे रहा है और उसके बदले क्या ले रहा है, सॉरी ऋण दे रहा है और उसके बदले ब्याज ले रहा है तो उसे बैकनोट या सूदखोर कहा गया। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के रूप में अग्नि की पूजा की गई। किसकी? अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, यानी इस समय से नदीतमा यानी नदियों की माता या नदियों की आत्मा कहा गया। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, सर्वाधिक बार हुआ है। इसका मतलब क्या है? जैसे गंगा नदी का उल्लेख अगर कम हुआ है तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह गंगा नदी को बेटा क्या था? कम जानते थे। क्या जानते थे? कम जानते थे। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता हो गए। ये आपके इंद्र भगवान है और इनकी जगह पर आपके उत्तर वैदिक काल में कौन से प्रिय देवता हो गए? आपके प्रजापति। ठीक है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आपने रामायण अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट करके वापस आते हैं उसके बाद जब वो राजसूय यज्ञ कराते हैं, ठीक है, तो जब उनके घोड़ा छोड़े जाते हैं तो घोड़े को उनके ही पुत्र लव एवं कुश पकड़ लेते। तो उस समय जो राजा यज्ञ करा रहे थे वो कौन सा यज्ञ करा रहे थे? राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ जो है इस बात का प्रतीक होता था कि राजा जो है अपने क्षेत्र या अपने एरिया में सर्वशक्तिशाली है और उससे कोई जो है टक्कर लेने वाला नहीं है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में वो सबसे पहले कैसी थी? वहां पर एक मतलब जैसे मैं चाहूं तो मैं क्षत्रिय बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं ब्राह्मण बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं जो है लोगों को शिक्षा दे सकता हूं, मैं चाहूं तो वैश्य का काम कर सकता हूं। ऋग्वैदिक काल में ये था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आए तो ये सिस्टम परमानेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति का, जैसे मेरे घर में जन्म हुआ किसी लड़के का और किसी या लड़की का, तो वह जो क्या होता था बेटा वही कार्य जो है करते थे जो उसके पूर्वज कर रहे हैं। यह व्यवस्था यहां पे जन्म के आधार पर कर दी गई। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का जो है यहाँ पे उल्लेख है, जिसमें आपका इंद्र देवता युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता आपके मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण देवता आपके पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र का देवता भी इन्हें ही कहा जाता था। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और रात का कर्ता भी वरुण को ही कहा जाता था। ठीक है। 2 आपके आकाश के देवता यानी सबसे प्राचीन माने जाते थे। इसके अलावा बेटा सोम जो है आपका वनस्पति का देवता था। उषा आपकी प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी आपका विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। प्रसून आपका पशुओं का देवता। विष्णु आपका विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। और वही मारुत आपका आंधी तूफान का देवता थे। कौन थे? आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया। क्या कहा गया? सिरा। हल रेखा को बेटा सीता कहा गया। जो हल रेखा होती थी उसको सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, यानी ये जो क्या थे, ये मुद्रा थी। वहां पर
आपका वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जबकि यहां पर जो है क्या था, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अलावा सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व जो है 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपका सत्यमेव जयते देख सकते हैं अशोक चक्र के नीचे, सॉरी 2 सिंहों और ये सारा जो स्ट्रक्चर है, यह आपका कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योमिति की रचना की गई। किसकी रचना की गई? ज्योमिति की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध बेटा किससे है? ऋग्वेद से है। तो लोगों को आर्य बनाने के लिए बेटा विश्वामित्र ने क्या किया था? आपके गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा श्राद्ध जो आजकल मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर में बड़ा बुजुर्ग आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसके मतलब 13वें दिन 13वीं कहते हैं या मतलब श्राद्ध कहते हैं। सो श्राद्ध की जो है सबसे पहले पहल दत्तात्रेय जो ऋषि थे उनके बेटे निमि ने शुरू की थी। किसने? यानी आपकी श्राद्ध की प्रथा है, यह सबसे पहले आपकी उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, मैंने 2 काल बता दिए और दोनों कालों में क्या क्या आपका ऋग्वेद में हुआ वह भी बताया, और क्या क्या आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है वह भी बताया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया। कौन से नगर में? कौशाम्बी नामक नगर में उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया बेटा? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, महाकाव्य 2 है, पहला महाभारत और दूसरा आपका रामायण। महाभारत का पुराना नाम बेटा क्या है? जयसंहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जयसंहिता, और यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक है, नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, ये एक वेदांत दर्शन थे, उसके मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना जो है किसने की थी बेटा? बादरायण ने जो है आपके ब्रह्मसूत्र नामक आपके वेदांत सूत्र की रचना की थी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। रामायण एवं महाभारत जो है उस समय महाभारत को क्या कहा जाता था? जय संहिता। जय संहिता। ठीक है, तो ये आपका लगभग आपका ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ। इसमें कल के क्लास में जो है हम आप लोगों को जो यहां से आपका महाजनपद काल शुरू होता है, जैसे जो भी यहाँ के राजा या कबीले थे वह धीमे धीमे उन्होंने क्या किया? अपने एक क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिया और उस क्षेत्र पर जो है ये धीमे धीमे शासन करने लगे, जिससे जो है यहाँ पर बेटा क्या हुआ? 16 महाजनपदों का आगे चल करके निर्माण हुआ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद क्या क्या थे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।